कौन सा डाउट बताओ, इसके अंदर डाउट है ना? हाँ आपको है ना रूपम डाउट? तो मैं चैप्टर 3 ओपन कर लूँ? आपने की है रूशन? क्वेश्चन नहीं किए? क्रिश आपने कर लिए? क्रिश आवाज़ क्यों इतनी धीरे आ रही है? एक अच्छा, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? चलो फिर एक बार क्लास के बाद डिस्कस कर लेना आप लोग। करे हो गया सबका, पैसा लेना देना सब डन? ठीक है। एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल है। मिस ओमेगा एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, had a turnover of rupees 1.25 crores excluding other income, borrowing कितनी है 0.95 करोड़ in the previous year। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, पार्टनरशिप फर्म, तो ये कंपनी में रिप्लाई करेगी या नॉन कंपनी में? नॉन कंपनी एंटिटी पे लाई करेगी पार्टनरशिप फर्म में। तो ये कौन से वाले कैटेगरी में आएगा? जो हमने पहले वाला वो लिखा था, एसएमसी वाला नहीं, जो नॉन कंपनी एंटिटी वाला क्लासिफिकेशन लिखा था ना, उसके अंदर लाई करेगा ये। नॉन कंपनी एंटिटी, तो इसका टर्नओवर है 1.25 करोड़ और बोरिंग कितनी है 0.95 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। इट वांट्स टू अवेल द एग्जेम्पशन अवेलेबल इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। Advise the management of Mrs. Omega and Company in respect of the exemptions of provision of AS as per the directive issued by ICAI। बताओ क्या आंसर होगा इसका? अगर हमारी टर्नओवर 1.25 करोड़ है और बोरिंग 0.95 करोड़ है, तो ये कौन से वाले लेवल में लाई करेगी? 1 2 3 4 में लाई करेगी। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वाला लेवल 1 2 3 या 4 में लाई करेगी ना। इतनी कम इसके वो बोरोइंग्स और तो एज द टर्नओवर ऑफ ओमेगा एंड कंपनी इज लेस देन 10 करोड़ एंड बोरोइंग 2 करोड़, इट फॉल्स अंडर लेवल 4 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। और इन दिस केस वो जो हम टेबल है ना पूरी सॉरी, कौन सी? ये वाली टेबल, इस वाली टेबल में से हमें बताना होगा कौन से एएस लेवल 4 में एप्लीकेबल है और कौन से एएस लेवल 4 में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिख दिए, ठीक है। इन दिस केस ये वाले सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड ये वाले सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें हमें रिलैक्सेशन अवेलेबल है, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ये पूरा एक्सप्लेन कर देंगे हम, मतलब जो हमारी पूरी कंडीशंस मैंने लिखवाई है ना, वो सारी कंडीशंस पहले एक्सप्लेन कर दो, फिर एक्सप्लेन करने के बाद उसके बाद बता दो कौन सी एंटिटी में लाई करेगी, और फिर एंटिटी में लाई करने के बाद ये बताएंगे कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, मतलब एप्लीकेबल नहीं है, और किस किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एग्जेम्पशन है। तो इस तरह का कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, है ना। हमें बस ये बताना है कि कौन से लेवल एंटिटी में लाई करेगी। सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा ये एसएमसी या नॉन एसएमसी है या नॉन कॉर्पोरेट, मतलब लेवल 1 2 3 4 वाला है। अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, अगर जैसे पार्टनरशिप फॉर्म लिखा है तो ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, इसका मतलब हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? 1 2 3 4 के बेसिस पे करेंगे।
और अगर कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड होगा तो फिर वो दूसरी वाली क्लासिफिकेशन करेंगे जो कंपनीज एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग दी गई थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लेना, ये हमने कॉपी में नहीं लिखा है, ठीक। व्हाट आर द इश्यूज विद विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील। मैं सोच रही थी लिखवा दूं लेकिन बुक में है तो चलो ठीक है। व्हाट आर द इश्यूज विद विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील। तो इसके अंदर आंसर आ गया 6, हाँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द इशू ऑफ recognition of events and transaction of financial statement, measurement of these transaction and events, presentation of these transaction and events and disclosure requirement। तो क्या हो गया, recognition, measurement, presentation और disclosure, ठीक। फिर 7th क्वेश्चन, लिस्ट द क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड बाय रेटिंग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी एज लेवल 1। तो यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 के लिए वही 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं जो कॉपी के अंदर लिखे हैं। फिर क्राइटेरिया लेवल 4 का बताओ तो लेवल 4 वाला सारा क्राइटेरिया हम लिख देंगे। फिर 9th क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड विद अ टर्नओवर ऑफ 50, बोरोइंग ऑफ 1 करोड़। ये सेम वैसी क्वेश्चन था जो अभी अभी किया एग्जाम्पल। फिर उसके बाद अ कंपनी वॉज क्लासिफाइड एज नॉन SMC इन 2021-22, इन 22-23 इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज SMC। तो एक कंपनी है जो पहले 21, 22 और 23, 21, 22 के लिए तो वो क्लासिफाई कैसी हुई है, नॉन SMC। नॉन SMC का मतलब बड़ी कंपनी, स्मॉल नहीं है, बड़ी कंपनी है, ठीक है, SMC नहीं है। तो उसके बाद 22-23 में उसको क्लासिफाई कैसे किया गया, एज SMC। मतलब वो बड़ी से छोटी कंपनी हो गई, कंपनी की वैल्यू कम हो गई। अब मैनेजमेंट डिजायर टू अवेल द एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन अवेलेबल फॉर SMC इन 22-23। However, the accountant of the company does not agree with the same comment। तो अभी इसी ईयर में ही कंपनी अगर रिलैक्सेशंस और एग्जेम्पशंस लेना चाहे तो क्या उसको मिल जाएगी, हाँ, 2 कॉन्सिक्यूटिव। मतलब उनको इधर भी नॉन SMC रहना पड़ेगा, स्मॉल कंपनी रहना पड़ेगा, इधर भी SMC रहना पड़ेगा, उसके बाद से वो एग्जेम्पशंस अवेल कर सकती है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर से हमें रिलैक्सेशन और एग्जेम्पशन अवेल करने को नहीं मिलेगी। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि अकाउंटेंट ने जो बात बोली है कि अकाउंटेंट डू नॉट एग्री विद द सेम, अकाउंटेंट सही बोल रहा है, अकाउंटेंट की बात मान लेनी चाहिए। आंसर क्या है, एज पर कंपनीज रूल 2011, एन एग्जिस्टिंग कंपनी which was previously not a SMC and subsequently became a SMC should not be qualified for exemption or relaxation in respect of accounting standard available to SMC until the company remains SMC for consecutive 2 accounting period. Therefore, the management of the company cannot avail exemption and relaxation to SMC for financial year 22-23. Done? खत्म सारे क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 1, 2, 3 तीनों हो गए और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। नया चैप्टर शुरू करें। किसी को कोई डाउट पूछना है अभी तक? हाँ, 2 साल खत्म होने के बाद फिर, हाँ, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक तो हम कंडीशन को ही पूरा करेंगे ना। तो अभी सॉरी, अभी क्या होगा, यहाँ पर SMC, यहाँ पर भी वो SMC रहेगी, फिर उसके बाद से वो एग्जेम्पशन अवेल करेगी, ठीक। अभी आज तो हम एंट्रीज लिखेंगे सारी, ठीक है। पहले एंट्रीज लिखेंगे, मतलब पहले हम बेसिक सीखेंगे, जो एंट्रीज मतलब आपको आती भी होंगी सारी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
क्या बोल रहे हो? क्या? किसका? मेरा कॉलेज हो चुका। आपने कौन से कॉलेज में किया था? मैंने तो उससे किया था, सोल से। हाँ हाँ, मैंने वो नहीं किया था, रेगुलर कॉलेज से नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल सही ऑप्शन चूज किया है। ये जो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अब जिसने जो करना शुरू कर दिया वो सही है, क्यों किसी को डिमोटिवेट करना है? लिखो, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, हेडिंग डालो, लिखना शुरू करो भाई। हमारे पास होती है यहाँ पे एक, सुनो पहले, हम ब्रांचेस की अकाउंटिंग करेंगे। मतलब एक मेन कंपनी है, मेन कंपनी क्या होगी? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की ब्रांच हो सकती है, और वो ब्रांच इंडिया में भी हो सकती है और इंडिया के बाहर भी हो सकती है। इंडिया के बाहर तो डोमेस्टिक ब्रांच हो गई, इंडिया के बाहर हो गई तो फॉरेन ब्रांच हो गई। ठीक, अब ये ब्रांचेस इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और डिपेंडेंट भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच जो होगी उसकी अकाउंटिंग, पता है, हम दिमाग में ये रख के करेंगे कि ये दो अलग अलग कंपनीज है, मतलब हेड ऑफिस अलग है और उसकी ब्रांच अलग है। ये सोचते हुए, मतलब ये एज्यूम करते हुए, है नहीं ऐसे, मतलब रियलिटी में नहीं है, ये दिमाग में रखते हुए हम अकाउंटिंग करेंगे ना, तो हमारी जर्नल एंट्रीज एकदम करेक्ट आएंगी। ठीक, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट ब्रांच में यही लिख लेते हैं कि हम इसमें अज्यूम क्या करके चलेंगे? अज्यूम, ठीक है, ऐसा नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम करेंगे दैट हेड ऑफिस एंड ब्रांच are all together two different entities having separate books of account, separate books of accounts. ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कौन सी ब्रांचेस होती है? दीज आर दोज ब्रांचेस which maintain their own books, which maintain their own books, वो खुद की बुक्स मेंटेन करिए, मतलब वो हेड ऑफिस पे ना डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, और ये दो तरीके की ब्रांच हो सकती है, एक डोमेस्टिक ब्रांच और दूसरी फॉरेन ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच जो इंडिया में है और जो इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है। आउटसाइड इंडिया। हाँ, ऐसे क्यों एक्सप्रेशन देते हो फिर कि कुछ पता ही नहीं लग रहा? डिपेंडेंट ब्रांच,
डिपेंडेंट ब्रांच, these are those branches which do not maintain their own books, they do not maintain their own books, rather head office maintain their books, maintain their books. और डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर कितने मेथड्स होते हैं हमारे पास? तीन मेथड होते हैं. पहला डेटर्स मेथड, फिर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और फाइनल अकाउंट्स मेथड. एक सेकेंड, ऐसे ना कॉपी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है. एक तो ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. क्या कर रहे हो दोनों? आप उसको पढ़ा रहे हो? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. अभी हमने क्या बोला था कि हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि ये दो बुक्स दो अलग अलग एंटिटी है. ठीक, तो मतलब हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये ए लिमिटेड है तो ये बी लिमिटेड है, जो कि नहीं है. एक्चुअल में है ये हेड ऑफिस उसी की ब्रांच. ठीक है, तो हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि ये अलग है और ये अलग कंपनी है. अब इसको सोचते हुए जो जो मैं ट्रांजैक्शंस लिखवाऊंगी ना, उसकी जर्नल एंट्रीज आप लोग ही बताओगे. ठीक, हाँ, इसके ऊपर हेडिंग डाल लेना इंडिपेंडेंट ब्रांच. इंडिपेंडेंट ब्रांच कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच. गुड्स परचेज्ड बाय हेड ऑफिस, गुड्स परचेज्ड बाय हेड ऑफिस. बताओ, गुड्स परचेज एक कोई परचेज टू कैश या क्रेडिटर, और इधर नो एंट्री. हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, और इधर नो एंट्री.
क्योंकि दो अलग है ना। अगर ये सुनो मेरी बात, देखो गुड्स खरीदे किसने, हेड ऑफिस ने, हाँ तो हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री होगी ना। हाँ डिपेंडेंट मत, अभी उसे दिमाग में मत लाओ, डिपेंडेंट हम अलग से सीखेंगे, अभी बस इंडिपेंडेंट ब्रांच है ना उस पर फोकस करो। ऐसे फिर सोचोगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी फिर। ठीक, अभी बस सोचो कि इंडिपेंडेंट ब्रांच ही हम कर रहे हैं, डिपेंडेंट अभी दिमाग में मत लेके आओ। ठीक, सिर्फ ये सोचो कि हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री होगी और उसकी ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगी। तो अगर गुड्स हेड ऑफिस खरीद रहा है तो सिर्फ हेड ऑफिस ही तो एंट्री करेगा, ब्रांच तो कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक, गुड्स परचेज बाय ब्रांच, यहां पर नो एंट्री और यहां पर परचेज, वही सेम सेम एंट्री। नंबर 3 गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच, गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच, हाँ हाँ कैश या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्वेश्चंस नहीं किए ना आपने? अच्छा ठीक है, ठीक है मैं एक बार चेक कर लूंगी, आप दिखा देना। पहले वाले का टैली हो गया था। हाँ एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, नहीं तो मुझे दिखा देना, मैं देख लूंगी। ठीक, नहीं चलता इतना। हाँ अब नेक्स्ट लिखो, गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस। मैम को दे दो, कॉस्ट है अगर ₹100 और सेल किया है इसको रुपीज़, या सेल नहीं यहाँ पे लिख सकते हो सेंट फॉर, फॉर ₹110। आप सबने कंसाइनमेंट वाला चैप्टर किया है? कंसाइनमेंट किया है ना फाउंडेशन में? तो कंसाइनमेंट में क्या होता था कि हम गुड्स भेजते थे, हम सेल या परचेज थोड़ी करते थे उसमें, हम सिर्फ गुड्स भेजते थे। हाँ, और फिर भेजने के बाद जब वो सेल कर देता था तब हम सेल रियलाइज करते थे, और जो उसके पास गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में बच जाते थे वो भी उसके नहीं होते थे, जिसने भेजे होते थे उसके होते थे, है ना, वो उसके गुड्स होते थे, उसको अपनी इन्वेंट्री में ऐड करने होते थे। अब यहाँ पर भी देखो हमने गुड्स सेल नहीं किए, गुड्स आर सेंट टू हेड ऑफिस, गुड्स आर सेंट टू हेड ऑफिस, जिसकी कॉस्ट थी कितनी 100 और वो भेजे कितने के गए हैं 110 के। ऐसी कंसाइनमेंट में हम करते थे, हम कुछ उसमें ऐड ऑन करके हम उसमें से हाँ फिर उसको भी हम वो कर देते, कैंसिल आउट कर देते, तो उतना नहीं सोचना। अभी यहाँ पर ये कि सेल नहीं है, ये क्या है, सेंट टू है, भेजे गए हैं गुड्स। ठीक, गुड्स आर सेंट टू हेड ऑफिस, तो इसकी यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, सेंट बाय ब्रांच।
गुड सेंड टू हेड ऑफिस है ना, सेंड बाय ब्रांच। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुड्स ब्रांच रिसीव कर, सेंड, एक सेकेंड, ये ब्रांच की एंट्री है ना, यहाँ पर करेक्ट होगा ये, सॉरी बाय यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर 2 होगा, एक बार दोबारा बता रही हूँ, हाँ उल्टा है, गुड्स रिसीव्ड बाय, हाँ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, अब ठीक है। अच्छा एंट्री का वो बताओ, अमाउंट कितना होगा, 100 या 110, 100 या 110? अगर आपकी कॉस्ट 100 रहेगी और आप भेज कितने के रहे हो, 110 में, तो आप दूसरी पार्टी को ये क्यों बताओगे कि आपने कितने का, उसको आपको कितनी कॉस्ट इनकर हुई है, आप तो यही बताओगे ना, 110 ही तो बताओगे। आप सेल्स कितने में रिकॉर्ड करोगे, 110 में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन ये सेल नहीं है, ये तो बस हमने गुड्स भेजे हैं, तो यहाँ पर भी 110 में एंट्री होगी, 100 में नहीं होगी, 110 में होगी। हाँ ऐसे ही होता है। फिफ्थ करें, मशीन परचेज बाय हेड ऑफिस, हाँ बैंक या क्रेडिटर, मशीन परचेज्ड बाय हेड ऑफिस, तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट, एसेट को डेबिट कर देंगे टू कैश या क्रेडिटर, और इधर नो एंट्री। अबव मशीन इज गिवन बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ये मशीन खरीदी पहले हेड ऑफिस ने, फिर इस हेड ऑफिस ने ये मशीन किसको भेज दी, ब्रांच को भेज दी, ठीक है। तो मशीन इज परचेज बाय हेड ऑफिस, ये तो क्लियर है, तो सिंपल एंट्री है। अब क्या हुआ है, अबव मशीन, यही वाली मशीन, अबव मशीन इज गिवन बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, बताओ, ब्रांच टू मशीन, सही एंट्री है। सही है। देखो एक बात मेरे को बताओ, अबव मशीन इज गिवन बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो इसने जो मशीन डेबिट करी थी ये मशीन क्रेडिट होगी, है ना, और इसके पास कोई मशीन नहीं थी तो इसके पास मशीन आएगी, तो मशीन इसमें डेबिट होगी, इतना तो क्लियर है। तो मशीन इसमें डेबिट होगी, इससे पास से मशीन चली जाएगी, और ये दे किसको रहा है, ब्रांच को दे रहा है, तो ये ब्रांच को क्या बना देगा, डेटर, है ना, और ये इसके पास एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई हेड ऑफिस की। हाँ ब्रांच, वही तो मैंने बोला, सही बोला आपने, ब्रांच डेबिट टू हेड ऑफिस, मशीन डेबिट टू हेड ऑफिस। टॉड नहीं था, सच में सही बोला था आपने। टॉड लगा था, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ब्रांच को यहाँ पर डेबिट जो किया है ना, इसने ब्रांच को एक तरीके से डेटर बना लिया, क्योंकि इसने भेज दी मशीन उसको, और ये इसके लिए क्या बन गई है, लाइबिलिटी बन गई है, क्योंकि इसने उससे मशीन ली है। आगे 7th,
अगर डेप्रिसिएशन हो तो मशीन पे, डेप्रिसिएशन ऑन अबव मशीन, अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कौन करेगा? एंट्री तो ठीक है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा कौन अपनी बुक्स में? ब्रांच। हाँ, क्योंकि मशीन है किसके पास? अब इसके पास है ना। हाँ, नो एंट्री। अब लिखो प्लांट परचेज्ड बाय हेड ऑफिस, प्लांट परचेज बाय हेड ऑफिस, सिंपल वही हमारी एंट्री, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर, और इधर नो एंट्री। अब लिखो above plant is given to branch, is given to branch, ब्रैकेट में plant account is still maintained by, is still maintained by head office, still maintained by head office। अबव प्लांट इज गिवन टू ब्रांच, हमने प्लांट जब खरीदा तब तो हमने एंट्री कर ली थी, ठीक है। बस यही वाला जो प्लांट है ना, ये इसने किसको दे दिया? ब्रांच को दे दिया। लेकिन ऊपर वाले में भी हमने मशीन दी थी, यहाँ पे भी तो मशीन दी थी ब्रांच को, लेकिन यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं थी, तो इसलिए हमने एंट्री कर दी थी। लेकिन अब ये कंडीशन क्या दे रहे हैं कि प्लांट अकाउंट इज स्टिल मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। अगर मैं ये कंप्यूटर उठा करके यहाँ पे रखूँ या फिर कहीं और उधर रखूँ या फिर इस वाले रूम में रखूँ, ठीक है, तो सिर्फ इसकी जगह बदलेगी ना, इसकी ओनरशिप तो चेंज नहीं होगी। वही है कि यहाँ पर ओनरशिप वो लोग नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ उसकी जगह बदल रहे हैं, ठीक है। इसने अपना प्लांट ब्रांच को दे दिया, लेकिन ये अभी भी हेड ऑफिस क्या बोल रहा है कि अकाउंट तो मैं ही मेंटेन करूँगा, ठीक है, प्लांट अकाउंट इज स्टिल मेंटेन बाय हेड ऑफिस, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। प्लांट अकाउंट तो ऑलरेडी मेंटेन कर रहा है ये, अभी इससे रिलेटेड और एंट्री कर रहे हैं हम, पहले इतना तो लिखो, कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ओनर कौन रहेगा अभी भी उस चीज़ का? हेड ऑफिस। बस इन्होंने जगह बदली है, हेड ऑफिस से उठा करके ब्रांच में रख दिया उसको, प्लांट को। डेप्रिसिएशन ऑन द अबव प्लांट लिख लो पहले। हाँ बताओ, एंट्री बताओ। अच्छा पहले लिख लिया सबने, इतना नोट कर लिया, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन ऑन द अबव प्लांट, प्लांट है किसके पास? इसके पास है। अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो जब प्लांट की वैल्यू कम होगी तब तो इसी के पास से कम होगी, टू प्लांट। हमारी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू प्लांट ना, प्लांट की वैल्यू तो यहाँ से कम होगी,
लेकिन वो जो डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस मतलब पीएनएल में जाता है वो डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस, वो डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस ये नहीं लिखेगा, ये लिखेगा। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर प्लांट तो कम होगा क्योंकि प्लांट अकाउंट ये मेंटेन कर रहा है, लेकिन जब उसी प्लांट पे डेप्रीसिएशन लगेगा ना तो डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस इसके पास आएगा, लेकिन प्लांट की वैल्यू यहाँ से कम होगी। तो एक तो यहाँ पे गया, एक साइड यहाँ पे गया। अब ये कंप्लीट कैसे होगा, ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे और हेड ऑफिस को क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। बस उसकी बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं, बस प्लांट अकाउंट उसकी बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं, बाकी उस पर जो खर्चा है वो एक्सपेंस ये बुक करेगा और प्लांट कम हुई वैल्यू यहाँ से। अब देखो ब्रांच अकाउंट को अगर हमने डेबिट करा हेड ऑफिस की बुक्स में तो इसका मतलब क्या, ये डेटर बन गया ब्रांच, है ना। मतलब ब्रांच को इससे पैसे लेने हैं और हेड ऑफिस, ब्रांच को हेड ऑफिस को पैसे देने हैं, क्योंकि प्लांट की वैल्यू ये मेंटेन कर रहा है लेकिन उसको यूज कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसलिए जो खर्चा होगा वो इसको ये देगा और ये इसको डेटर बनाएगा, ये इससे लेगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो। देखो पहले हम क्या करेंगे ना, दो साइड्स होती है डेबिट और क्रेडिट। अगर वैसे देखो दो साइड होती है डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट साइड क्योंकि बुक्स इसके मतलब क्योंकि प्लांट है इसके पास तो खर्चा ये दिखाएगा, तो इसलिए डेबिट डेप्रिसिएशन यहाँ पे गया। और क्योंकि प्लांट अकाउंट तो इसके पास है तो प्लांट की वैल्यू तो इसी के पास से कम होगी। और डेटर इसने ब्रांच को बनाया क्योंकि ये ब्रांच से पैसे लेगा, ठीक है। एक्सपेंस इनकर मतलब खत्म भी तो करेंगे एक्सपेंस। और हेड ऑफिस यहाँ पर क्या बन गई, इसकी लाइबिलिटी बन गई, ये इसको पैसे देगा। तो ये डेटर हो गया, ये इसकी लाइबिलिटी हो गई, ये एक्सपेंस हो गया और ये प्लांट अकाउंट मतलब एसेट हो गया डिक्रीज, ठीक। तो पहले क्या करोगे, पहले ये वाली एंट्री लिखोगे, पहले ये वाली फिर ये वाली एंट्री, और बाकी ये हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच आ जाएगा, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस आ जाएगा, इस तरीके से। एंट्री नंबर 11, सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस, सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस। सिंपल एंट्री क्या, इसकी बुक्स में सैलरी टू कैश, इधर नो एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री है देखने वाली, सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस ऑफ ब्रांच एम्प्लॉयज, सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस ऑफ ब्रांच एम्प्लॉयज। हेड ऑफिस ने सैलरी पे करी है लेकिन वो एम्प्लॉयज हेड ऑफिस के नहीं है, ब्रांच के हैं। ऑफ ब्रांच एम्प्लॉयज, सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस ऑफ ब्रांच एम्प्लॉयज, ठीक तो है। सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस लेकिन एम्प्लॉयज किसके हैं, इसके, ऑफ ब्रांच एम्प्लॉयज। सैलरी एक्सपेंस खर्चा किसने किया, हेड ऑफिस ने। कैश कम किससे होगा, हेड ऑफिस से। सैलरी एक्सपेंस बुक कौन करेगा, ये, जैसे डेप्रीसिएशन का था सेम वही। और ये फिर इसको क्या बना लेगा, डेटर, और ये किसको बना लेगा, लाइबिलिटी, क्योंकि इसका खर्चा इसने दिया तो ये इसे लेगा भी तो सही और ये इसको देगा बाद में पैसे। समझ में नहीं आया,
ये वाली एंट्री सेम ऐसी हो गई जो अभी हमने ये वाली करी थी, डेप्रीसिएशन वाली। इसके अंदर भी हमने क्या किया था, एसेट यहाँ से कम किया था और एक्सपेंस यहाँ पे बुक किया था, और फिर यहाँ ब्रांच को डेटर बना दिया था और हेड ऑफिस को लाइबिलिटी बना दिया था। सेम ऐसे यहाँ पर एसेट यहाँ पे कम किया, एक्सपेंस यहाँ बुक किया, क्योंकि एक्सपेंस है किसका, इसका, लेकिन पे कौन कर रहा है, हेड ऑफिस पे कर रहा है। तो कैश इसका कम हुआ, एक्सपेंस बुक हुआ ब्रांच का, और फिर ये ब्रांच से क्योंकि रिकवर करेगा उसको पैसे, तो ये ब्रांच इसकी बुक में डेटर बन गई, और ये हेड ऑफिस को पैसे देगा उतने अमाउंट के, इसलिए हेड ऑफिस इसकी बुक में लाइबिलिटी बन गया। ठीक। नंबर 30, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स बाय हेड ऑफिस। बताओ। कैश कैश कलेक्टेड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स बाय हेड ऑफिस। हाँ, कैश यहाँ पर, और यहाँ पर HO2 डेटर। हाँ, कैश यहाँ पर आ गया, डेटर्स चला गया, और इधर ब्रांच, और इधर हेड ऑफिस। क्या, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स बाय हेड ऑफिस, इसके डेटर थे, इसने पैसे कलेक्ट करे, तो इसको देने भी तो पड़ेंगे बाद में वो पैसे। हाँ 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 हाँ, कंसोलिडेट भी तो करते हैं बुक्स को। लास्ट, ऐसे बनने को तो बहुत सारी एंट्रीज बन जाएंगी इसमें। हेड ऑफिस creditors are paid by branch. Head office creditors are paid by branch. हेड ऑफिस के क्रेडिटर थे, पे किसने करे, ब्रांच ने पे करे। ब्रांच के पास से पैसा गया, क्रेडिटर इसके खत्म हुए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन
और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच विद हेड ऑफिस। इसके अंदर स्टेप 1 रेक्टिफाई और रिकंसाइल द ट्रायल बैलेंस of head office and branch। हम जब सारी एंट्रीज कर लेंगे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसने अपनी बुक्स में जो ब्रांच लिखा हुआ है ये 100 से लिखा है और इधर इसने 110 से लिख दिया है, ऐसी कोई गलती भी तो हो सकती है। तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा या फिर रिकंसाइल करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम याद है वो वाला चैप्टर पासबुक और कैश बुक वाला रिकंसाइल करते थे ना, 2 बुक्स को रिकंसाइल करते थे, तो ऐसी हेड ऑफिस की बुक से एक रिकंसिलेशन, एक हेड ऑफिस की बुक से, एक ब्रांच की बुक से, इन दोनों का ट्रायल बैलेंस बनेगा लास्ट में। तो इन दोनों के ट्रायल बैलेंस को क्या करेंगे, रेक्टिफाई और रिकंसाइल। फिर स्टेप 2 प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ब्रैकेट में इफ क्लोजिंग स्टॉक is not given then prepare stock account। अभी हम सिर्फ इतना समझ लो कि हमें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनानी है, हमें बुक्स बनानी है, कंप्लीट करनी है। ठीक है, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना तब इसको और डिटेल में समझेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। उसके बाद स्टेप 3 प्रिपेयर हेड ऑफिस का क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें वापस से वही इफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट। हो गया। स्टेप 4 प्रिपेयर
प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बैलेंस शीट। मतलब एक हम ऐसी बैलेंस शीट बनाएंगे जिसके अंदर जैसे कि सपोज ब्रांच है, ब्रांच के पास 1 लाख की मशीनरी है, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के पास 1,50,000 की मशीनरी है। तो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो हम मशीन कितने की दिखाएंगे, 2,50,000 की। इस तरीके से एक बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। अब लिखो इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज। इनकॉर्पोरेशन ऑन कब होगा, लास्ट डेट पे 31 मार्च। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सबसे पहले एसेट टेक ओवर होगा, मतलब एसेट को कंसोलिडेट करेंगे। तो लिखो यहाँ पर फॉर ट्रांसफर ऑफ ब्रांच एसेट्स। इसको पता है अभी जो हम एंट्रीज कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचो कि ये ब्रांच की बैलेंस शीट है, ये हेड ऑफिस की बैलेंस शीट है। ब्रांच की जो बैलेंस शीट है ना, ये पूरी अभी खाली हो जाएगी, मतलब खत्म। इसके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज कहाँ मिल जाएंगे, इसकी वाली बैलेंस शीट में। तो अभी हमने ट्रांसफर क्या किया, ब्रांच के एसेट्स कहाँ पे ट्रांसफर करें, हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस में एसेट्स इंक्रीज होंगे, तो एसेट क्या हो जाएंगे, सारे डेबिट। और इसके पास से एसेट क्या चले जाएंगे, तो इसके एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, टू ब्रांच, और यहाँ पर हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। अब फॉर ट्रांसफर ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज, फॉर ट्रांसफर ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज, इसकी एंट्री सिंपल बताओ। इसके पास लाइबिलिटीज आएंगी तो यहाँ पर टू लाइबिलिटीज होगा, इसकी लाइबिलिटीज चली जाएगी तो लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। प्रॉफिट एंड लॉस में, ये तो बैलेंस शीट का काम हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। तो क्या ट्रांसफर कर देंगे लास्ट में, प्रॉफिट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। इसके पास प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। और इधर सॉरी, note, we can also transfer revenue and expenses separately as well.
अच्छा, ये वाला जो नोट लिखा है, अच्छा पहले लिख लो। ये वाला जो नोट लिखा है, वी कैन ऑल्सो ट्रांसफर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस सेपरेटली एज वेल। तो या हम लास्ट में प्रॉफिट सीधा सीधा ट्रांसफर कर दें, या फिर हम सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस ट्रांसफर करें। तो बात तो एक ही है ना। अगर हम एक एक करके सारे रेवेन्यूज, सारी इनकम ट्रांसफर करेंगे और सारी एक्सपेंसेस ट्रांसफर करेंगे, तो लास्ट में तो वही हमारा अपने आप से प्रॉफिट ही बचेगा। या फिर हम डायरेक्ट उसका बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर कर दें। ठीक, तो ये दो तरीके हैं, या तो ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट, या रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर दो। अब ये कब हो रहा है पूरा काम? 31 मार्च को। अब 31 मार्च को बुक्स को कंसोलिडेट करने के लिए हमने ब्रांच से हेड ऑफिस ने एसेट तो ले लिए, लाइबिलिटीज भी ले लिए और उसका प्रॉफिट भी ले लिया। अब अगले दिन से वापस से काम शुरू होगा, मतलब 1 अप्रैल, नए साल से 1 अप्रैल से। तो अब ब्रांच को वापस भी तो चाहिए एसेट्स और लाइबिलिटीज अपने, ठीक है। तो अब अगले दिन मतलब 1 अप्रैल को ब्रांच को हेड ऑफिस वापस दे देगा उसके एसेट्स, वापस दे देगा उसकी लाइबिलिटी, बट क्या प्रॉफिट भी देगा? नहीं, प्रॉफिट हेड ऑफिस के पास ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो हेड ऑफिस है ना, उसने अपनी ब्रांचेस खोली क्यों है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और वो प्रॉफिट फिर अल्टीमेटली जाएगा किसके पास? हेड ऑफिस के पास। तो अब ये 31 मार्च को जब हम कंसोलिडेट इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये एंट्रीज पूरी पास होगी। लेकिन फिर अब अगले दिन 1 अप्रैल में हम एसेट्स वापस से देंगे ब्रांच को, लाइबिलिटीज भी देंगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच, पहली एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ ब्रांच एसेट्स, क्या एंट्री करेंगे हम? अब की बार क्या होगा? एसेट कहाँ से जाएंगे? हमारे हेड ऑफिस से जाएंगे।
ये ना इसका पूरा ख़त्म हो गया ओवरव्यू। अब हमें क्वेश्चन शुरू करना है इसके इंडिपेंडेंट ब्रांच के। तो क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है। अभी पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर वो कंप्लीट करो, मतलब वो जो भी बच गया ना डाउट वगैरह वो कर लो, जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछ लो और उसको ख़त्म कर दो, नहीं तो वो चलता रहेगा। ठीक है, ठीक। आपको ऑनलाइन किसी को डाउट? नो मैम। नो मैम। आप दोनों ने किए कोई? अच्छा कृष्ण ने तो बताया, विदिका आपने किए? मैम अभी ज़्यादा नहीं।